नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका साइकोलॉजी की क्लास में स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, बाल विकास के बारे में पढ़ रहे थे। बाल विकास में हम मनोविज्ञान में बाल विकास टॉपिक है उसके बारे में चर्चाएं कर रहे थे। मनोविज्ञान में बाल विकास के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। बालक के विकास के बारे में, और बाल विकास में हम अध्ययन कर रहे हैं वृद्धि और विकास का। एक तरफ हमारे पास अभिवृद्धि है, दूसरा हमारे पास है विकास। देखिए, अभिवृद्धि और विकास में हमने कुछ एक सामान्य अंतर पढ़े हैं कि जैसे लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना, भार का बढ़ना। वृद्धि गुणमात्रात्मक पक्ष हैं, विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पक्ष हैं। वृद्धि की एक कोई निश्चित दिशा नहीं होती, जबकि विकास की एक निश्चित दिशा होती है। ये सारी चीज़ें हमने कुछ सामान्य अंतरों में पढ़ी। लेकिन दोस्तों, जो सामान्य स्वरूप है वो आजकल एग्जाम में नहीं पूछा जाता। कुछ एक अनसुलझे क्वेश्चन होते हैं, उन अनसुलझे क्वेश्चनों को एग्जाम में पूछा जाता है। उन अनसुलझे क्वेश्चनों में देखिए, कई बार हमने चलो पढ़ लिया कि जो चीज़ बढ़ने की ओर संकेत करती है वो वृद्धि कहलाती है। अब बढ़ने की ओर संकेत करती है तो मैं आप लोगों से कहूँ कि दांतों का बढ़ना क्या है, बालों का बढ़ना क्या है, ये कई नाखूनों का बढ़ना क्या है, ये कई अनसुलझे क्वेश्चन हैं। ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इनमें से मैं सबसे पहले कहूँ कि शरीर की, मैं यहाँ अभिवृद्धि में लिखूं, शरीर की लंबाई, चौड़ाई, भार का बढ़ना, हड्डियों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना, बालों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना, बालों का बढ़ना, दांतों का बढ़ना, शारीरिक लंबाई, चौड़ाई, भार, नाखूनों का बढ़ना, दांतों का बढ़ना, हृदय की धड़कनों का बढ़ना, हृदय की धड़कनों का बढ़ना, और उसके बाद हाथ या पांव के तलवे का बढ़ना, हाथ एवं पांव के तलवे का बढ़ना। ये बढ़ने की ओर जो संकेत दे रहे हैं वो सारी की सारी चीजें इसमें हैं। हाथ या पांव के तलवे का बढ़ना, ये जितनी भी बढ़ने की ओर है, ये सारी की सारी चीजें बढ़ना वृद्धि कहलाता है। साथियों, जो हमने सामान्य अंतर पढ़े थे वो तो पढ़े ही थे, लेकिन मैंने कहा कुछ एक अनसुलझे क्वेश्चन होते हैं जो सुलझे हुए नहीं होते हैं, और कई बार सीधे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ लेता है। तो इनमें से हमें ये चीजें भी समझनी होगी, क्योंकि ये भी हमारे शारीरिक स्वरूप में शामिल की जाती हैं। साथियों, शरीर की लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना, भार का बढ़ना, ये सामान्य स्वरूप है, मान लेते हैं। लेकिन हड्डियों का बढ़ना क्या कहलाएगा? वृद्धि। नाखूनों का बढ़ना क्या है? वृद्धि। बालों का बढ़ना वृद्धि। दांतों का बढ़ना वृद्धि। हृदय की धड़कनों का बढ़ना वृद्धि। हाथ या पांव के तलवे का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। दूसरी तरफ अगर हम चर्चाएं करें इन्हीं अनसुलझे क्वेश्चनों के विकास के साथ, ये तो अभिवृद्धि का एक पक्ष हो गया। अगर हम यहाँ विकास के बारे में चर्चाएं करें, इनसे तुलना करें, तो यहाँ क्या है? शरीर की लंबाई, चौड़ाई, भार का बढ़ना। तो हम यहाँ लिखेंगे संपूर्ण परिवर्तन। संपूर्ण परिवर्तन ही विकास कहलाता है।
संपूर्ण परिवर्तन ही विकास कहलाता है। उसके बाद में हमने यहाँ लिखा कि हड्डियों का बढ़ना, हमने यहाँ क्या लिखा, हड्डियों का बढ़ना, हड्डियों का बढ़ना, तो हम यहाँ लिखेंगे हड्डियों का मजबूत होना विकास में, हड्डियों का मजबूत होना। हड्डियों का बढ़ना वृद्धि है, तो हड्डियों का मजबूत होना क्या है, विकास। नाखूनों का बढ़ना, हम यहाँ लिखेंगे नाखूनों के रंगों में परिवर्तन, नाखून के जो रंग है उनमें परिवर्तन होना क्या है, विकास। उसके बाद बालों का बढ़ना, बालों का बढ़ना क्या है, वृद्धि है, तो हम यहाँ लिखेंगे बालों के रंगों में परिवर्तन, बालों के रंगों में परिवर्तन। उसके बाद में दांतों का बढ़ना, तो हम यहाँ लिखेंगे दांतों का मजबूत होना, दांतों का क्या होना, मजबूत होना, विकास है। उसके बाद हृदय की धड़कनों का बढ़ना, मैं यहाँ लिखूँ, यहाँ हृदय की धड़कनों का बढ़ना, तो यहाँ मैं लिखूँ कि हृदय की धड़कनों में परिपक्वता आना, धड़कनों का बढ़ना क्या है, वृद्धि है, परिपक्वता आना क्या है, विकास है। उसके बाद हाथ एवं पांव के तलवे का बढ़ना वृद्धि कहलाता है, तो यहां मैं लिखूं हाथ एवं पांव के तलवे का मजबूत होना, हाथ एवं पांव के तलवे का क्या होना, मजबूत होना क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। ये देखिए, ये कुछ एक अनसुलझे क्वेश्चन है, और इन्हीं अनसुलझे क्वेश्चनों से हमें कहीं ना कहीं एग्जाम में इन्हें फेस करना पड़ता है। हड्डियों का बढ़ना क्या है, वृद्धि है। मैंने एक बात कही कि अभिवृद्धि और विकास जो है, ये दोनों शब्द, अभिवृद्धि और विकास दोनों शब्द आगे बढ़ने की ओर, दोनों शब्द आगे बढ़ने की ओर संदेश देते हैं, ये बात इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में मैंने एक बात और भी कही, वो आज भी कह रहा हूँ, नोट डाल करके लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात, कि वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है, पूरक हैं, वृद्धि और विकास, ये चीज भी है। तो ये देखिए, हड्डियों का बढ़ना क्या है, वृद्धि है, तो हड्डियों का मजबूत होना क्या है, विकास। नाखूनों का बढ़ना वृद्धि है, तो नाखूनों के रंगों में परिवर्तन हो जाता है ना, आयु बढ़ने के साथ साथ वो परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। उसके बाद बालों का बढ़ना, बालों के रंगों में परिवर्तन, बालों के रंगों में परिवर्तन अक्सर 1% को छोड़ करके 99% जो परिवर्तन आते हैं वो आयु के अनुसार आते हैं। और आयु के अनुसार कौन सी आयु के बाद, किशोरावस्था जो हमारी चली जाती है, उसके बाद किशोरावस्था के आगे के जो पड़ाव होते हैं, उन पड़ावों में बालों के रंगों में परिवर्तन आता है। दांतों का बढ़ना, क्या दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांत एक निर्धारित आयु तक बढ़ते हैं, उसके बाद वो दांत मजबूती की ओर अग्रसर होते हैं, तो दांतों का बढ़ना क्या है, वृद्धि है, और दांतों का मजबूत होना क्या है, विकास है। उसके बाद हृदय की धड़कनों का बढ़ना, हृदय की जो धड़कनें हैं वो बढ़ती हैं, बढ़ना ही क्या कहलाता है, वृद्धि है। कोई चीज बढ़ने की ओर संकेत कर रही है तो वो क्या है, वृद्धि है। वैसे दोनों ही चीजें बढ़ने की ओर संकेत कर रही हैं, तो हृदय की धड़कनों में परिपक्वता का आना क्या कहलाता है, विकास है। हाथ एवं पांव के तलवे का बढ़ना, हाथ एवं पांव के तलवे का बढ़ना क्या कहलाता है, वृद्धि। लेकिन हाथ एवं पांव के तलवे का मजबूत होना क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। ये मुख्य रूप से कुछ अनसुलझे सामान्य अंतर थे, इनके बारे में हमने चर्चाएं की। आगे बढ़ते हैं। ये अंतर हमारे पूर्ण होते हैं वृद्धि और विकास में। बाल विकास में अहम टॉपिक है हमारा वृद्धि और विकास।
ध्यान से पढ़ते रहिए, बस केवल समझते रहिए इस चीज़ को, हमेशा हमेशा काम आएगी। जहाँ भी टीचर लगोगे, अगर तुमने मन में सोचा है कि मुझे मैडम या टीचर बनना है, तो स्वाभाविक सी बात है साइकोलॉजी को फेस करना ही करना पड़ेगा हर कदम कदम पे। अगर आप बड़े हाई स्कूलों में लग जाते हो तो उन स्कूलों में तो और ज़्यादा साइकोलॉजी को फेस करना पड़ता है। तो वृद्धि और विकास के अंतरों के बाद देखिए, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में हम चर्चाएं करते हैं कि कुछ एक सिद्धांत है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। उससे पहले कुछ सिद्धांतों को हम लिखते हैं। पहला हमारे पास सिद्धांत आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, पहला सिद्धांत कौन सा है हमारे पास? समान प्रतिमान का सिद्धांत। दूसरा हमारे पास है सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत। उसके बाद में है परस्पर संबंध का सिद्धांत। कौन सा है? परस्पर संबंध का सिद्धांत। उसके बाद में है हमारा दिशा का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध के बाद में हमारा दिशा का सिद्धांत। फिर है निरंतरता का सिद्धांत। फिर है हमारा निरंतरता का सिद्धांत। फिर है हमारा चक्राकार विकास का सिद्धांत। इसे हम कहते हैं वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। ये कुछ एक सामान्य सिद्धांत आते हैं इसके अंदर। देखिए, समान प्रतिमान का सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है, दिशा का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है। ये कुछ एक सामान्य सिद्धांत इसमें शामिल किए जाते हैं। इसी को वर्तुलाकार। उसके बाद में देखिए, इन सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। पहले सिद्धांत के बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये देखिए, इस सिद्धांत को हमने, आप लोगों को अगर याद हो तो इस सिद्धांत को हमने वंशानुक्रम में भी थोड़ा सा देखा है। समान यानी समान, प्रतिमान का अर्थ होता है मॉडल। इस सिद्धांत को दो रूपों में देखा जाता है। पहला तो देखा जाता है प्रजाति के अनुसार, प्रजाति के अनुसार। दूसरा देखा जाता है मॉडल के अनुसार, मॉडल के अनुसार या प्रजाति के अनुसार। पहला तो यही हो गया हमारे के। अगला है अवस्थाओं के अनुसार, अवस्थाओं के अनुसार। इन रूपों में इस सिद्धांत को हम देखते हैं, समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखिए, पहला हमारा है समान प्रतिमान का सिद्धांत प्रजाति के अनुसार। प्रजाति के अनुसार मैं आप लोगों को कहूँ, समझिए इसमें, समान प्रतिमान, समान जो चीज़ें हैं वो प्रतिमान, और प्रतिमान कहते हैं मॉडल को। और जो BA, B.Ed, BSTC में जो विद्यार्थी हैं वो मॉडल के रूप में बखूबी रूप से जानते हैं कि मॉडल क्या होता है। मॉडल यानी रूप, किसी दूसरे के समान हम किसी की आकृति बनाते हैं, और किसी मॉडल या चार्ट या किसी और सामग्री से जब उसकी आकृति बनाई जाती है उसे हम मॉडल कहते हैं। प्रतिमान यानी उसका रूप प्रस्तुत करते हैं, दूसरा सेम का सेम। अब मॉडल हमारी जो सहायक सामग्री बन जाती है, सहायक सामग्री किस काम आती है? मॉडल की जो वस्तुएं, जो कुछ एक ऐसे समझाने वाले जो तत्व पदार्थ या कुछ ऐसे मॉडल जो हम समझा नहीं सकते बच्चों को, वो कक्षा में मॉडल के रूप में बनाए जाते हैं।
तो हम इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत यानी मॉडल। और इसमें हमने पहली लाइन पढ़ी है, ये 3 लाइनें पढ़नी है, 2 रूपों में रखा जाता है इस सिद्धांत को। पहली है प्रजाति के अनुसार, कि जो जातियां हैं उन जातियों के अनुसार मानव क्या है, प्रजाति है कि नहीं है। अब जिस तरीके से साइंस कहता है कि मानव एक प्रजाति है, उसी तरीके से अनेकों प्रजातियां हैं इस सृष्टि में। और जब इन अनेकों प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों को जो समान जाति के जीवों की उत्पत्ति होती है, समान जाति से समान जीवों की उत्पत्ति होती है, कहने का तात्पर्य यानी पशु प्रजाति होंगी तो उनसे पशुओं की ही उत्पत्ति होगी, मानव प्रजाति हैं तो उनसे मानव की उत्पत्ति होगी। किसी भी पशु प्रजाति से ले लो, किसी पक्षी प्रजाति से ले लो, यानी कहने का तात्पर्य है जो पक्षी हैं उनसे पक्षी ही पैदा होंगे, जो मानव हैं उनसे मानव ही पैदा होंगे, जो पशु हैं उनसे पशु ही पैदा होंगे। ये बताने वाली बातें हैं कि जो पशु हैं उनसे पशु पैदा होंगे, पक्षियों से पक्षी पैदा होंगे, मानव से मानव पैदा होंगे। अब मैंने यहाँ बताई कि समान, ये जो समान जातियाँ हैं कि नहीं, और समान जाति से समान प्रतिमान समान जाति के जीवों को जन्म दे रही है कि नहीं दे रही। तो ये विकास में इन्होंने पहला सिद्धांत दिया कि जो प्रजाति समान होती हैं, जो प्रजाति होती है वो उसी अपने ही समान अपने जीवों को जन्म देती है। दूसरा इसमें है अवस्थाओं के अनुसार। अवस्थाओं के बारे में भी बताया गया समान प्रतिमान के सिद्धांत में कि कुछ अवस्थाएं हैं समान प्रतिमान के सिद्धांत में। देखिए हम पहला सिद्धांत पढ़ रहे हैं समान प्रतिमान का। सबसे पहले अवस्था है बीजावस्था, उसके बाद में है गर्भावस्था, उसके बाद में है शैशवावस्था। सबसे पहले है बीजावस्था, फिर गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था। शैशवावस्था के बाद में उत्तर शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, फिर किशोरावस्था, और फिर उत्तर किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था, और उसके बाद राम नाम सत्य अंतिम अवस्था। देखिए पहली है हमारे पास बीजावस्था। प्राणी जो भ्रूण है वो भ्रूण बीज के रूप में अपनी माता के गर्भ में प्रवेश करता है। उसके बाद गर्भ में गर्भावस्था कहलाती है। गर्भावस्था का समय होता है वो 270 दिन होता है। उसके बाद शैशवावस्था का सामान्य मत 0 से 6 वर्ष माना जाता है। उत्तर शैशव काल का माना जाता है 3 से 6 वर्ष माना जाता है। पूर्व बाल्यावस्था का माना जाता है 6 से 9 माना जाता है। बाल्यावस्था का 6 से 12 माना जाता है। 9 से 12 वर्ष मानी जाती है। ये आयु वर्ष है इनका, कई बार सीटेट में आयु वर्ष भी पूछ लेते हैं। पूर्व किशोरावस्था का 12 से 15 वर्ष माना जाता है और किशोरावस्था का 12 से 18 वर्ष माना जाता है। और यहाँ पे 15 से 18 वर्ष माना जाता है उत्तर किशोरावस्था। प्रौढ़ावस्था आगे की आयु को हम प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था कहते हैं। ये अवस्थाएं हैं साथियों इस सिद्धांत में। मैंने कहा 2 रूपों में इस सिद्धांत को देखा जाता है। 2 रूपों में इसी तरीके से देखा जाता है। पहला तो प्रजाति के रूप में देखा जाता है। प्रजाति के रूप में हमने कहा कि जो जिस जाति का जीव होता है वो उसी जाति के जीवों को जन्म देता है। पशुओं के पशु होंगे, पक्षियों के पक्षी होंगे, मानव के मानव होंगे। ये प्रजातियों से संबंधित था समान प्रतिमान का, यानी उसी मॉडल की संतानें पैदा होंगी। समान प्रतिमान, प्रतिमान को अंग्रेजी में मॉडल कहते हैं। दूसरा रूप देखा जाता है अवस्थाओं के अनुसार। इन्होंने कहा साथियों सुनिए
इन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी प्राणी कहीं भी जन्म ले, दुनिया में कोई भी प्राणी कहीं भी जन्म ले, विश्व के किसी भी कोने में, उन्हें इन अवस्थाओं से गुजरना ही गुजरना पड़ेगा। चाहे वो अपने भादरा में जन्म ले, चाहे वो भारत में जन्म ले, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में जन्म ले, विश्व के किसी भी कोने में जन्म लिया हुआ बच्चा, आप लोग ये बता दो कि सर वो सबसे पहले बाल्यावस्था में ही आया था, उस या किशोरावस्था में हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये वंशानुक्रम में हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ये कहता है कि समान रूपों में अवस्थाएं चलती हैं और समान रूपों में ही समान रूप की जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं से गुजरना ही गुजरना पड़ता है, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो मानव हो। इन तीनों या किसी भी प्रजाति को, मैंने सभी प्रजातियों की बात की है, साइंस में हम पढ़ते हैं अनेकों प्रजातियां हैं साथियों, उन प्रजातियों में से किसी भी प्रजाति की बात कर लो, वो इन अवस्थाओं से गुजरती ही गुजरती है। ऐसी कोई प्रजाति नहीं है जो इन अवस्थाओं से गुजरती ना हो। और जब इन अवस्थाओं से गुजरती है तो ये क्या है? समान रूप में चलती हैं। किस रूप में चलती हैं? समान रूप में चलती हैं। चाहे वो पशु हो, सबसे पहले बीजावस्था के रूप में आया है, फिर गर्भावस्था के रूप में आया है, फिर शैशव काल के शैशवावस्था के रूप में आया, फिर उत्तर शैशवावस्था की ओर अग्रसर हुआ, फिर पूर्व बाल्यावस्था की ओर गया है, फिर बाल्यावस्था में गया है, फिर उत्तर बाल्यावस्था की ओर गया है, फिर किशोरावस्था, किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से अंतिम पड़ाव की ओर उसने अपने जीवन को पूर्ण किया है। तो साथियों, ये हमारा पहला सिद्धांत जिसका नाम है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत में बस ये दो बातें याद रखनी है। एक तो अवस्थाओं वाली कि जितनी भी अवस्थाएं हैं वो अवस्थाएं समान रूपों में चलती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी अवस्था है वो एक अवस्था के छूटने के बाद दोबारा से आएगी, ऐसा संभव नहीं है। चाहे वो प्रजातियों में पक्षी हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो मानव हो, वो अपनी जातियों के अनुसार, पहले तो प्रजातियों के यानी अपनी जातियों के अनुसार अपने जीवों की उत्पत्ति होगी। और दूसरी बात इसमें अवस्थाओं की कही, इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो हमें इस सिद्धांत में केवल दो ही बातें याद रखनी है। ये सिद्धांत दोबारा करवा रहा हूं साथियों, आप लोगों को अगर पहले से याद हो तो। इस सिद्धांत को मैंने वंशानुक्रम में भी करवाया था। वंशानुक्रम में सिद्धांत आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत, जिसमें हमने कहा था कि जैसे माता पिता वैसी उसकी संतानें, समान प्रतिमान के सिद्धांत में वैसी उसकी संतानें होंगी। उधर हम पढ़ते हैं, यहाँ भी दो चीजें, मैंने उसमें भी दो चीजें बताई थी कि समान प्रजाति के जीवों की उत्पत्ति, समान प्रजाति है वो समान प्रजाति के जीवों की उत्पत्ति करती हैं। पहली बात याद रखना है इसमें। दूसरी बात, समान सभी जीव, दूसरी बात इसमें है सभी जीव समान विश्व में समान अवस्थाओं से गुजरेंगे। बस ये दो बात याद रखना है इसमें, दो ही बातें, कि ऐसा नहीं है कि अवस्थाएं बीच में छूट जाए। जितने भी जीव हैं उन्हें उन्हीं अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, समान प्रजाति के जीव हैं उन्हें समान प्रजाति के जीव उत्पत्ति होगी। ऐसा नहीं है कि भैंस के पक्षी और पक्षियों के भैंस, ऐसा नहीं होगा। मैंने यहाँ कहा कि पशुओं के पक्षी और पक्षियों के पशु, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों प्रजातियां बदल गई हैं और प्रजातियां पशुओं में भी कई हैं, पक्षियों में भी कई हैं। जैसे हम कहें कि जो संतानें हैं, लिंग का तो इसमें अंतर रहता ही रहता है, लेकिन जो प्रजातियां हैं पशुओं की भी कई संतानें हैं। जैसे अकेली भैंस, गाय, घोड़े, ये सारे के सारे क्या हैं? पशु प्रजाति के हैं।
जबकि पक्षियों की भी अलग प्रजातियां हैं, और जितने भी पक्षी हैं वो अपनी प्रजातियों के अनुसार अपनी जीवोत्पत्ति करते हैं, और पशु हैं वो भी अपनी प्रजातियों के अनुसार जीवोत्पत्ति करते हैं। केवल 2 बातें इस सिद्धांत में याद रखनी है, समान प्रतिमान के सिद्धांत में। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में इन्हीं सिद्धांतों के साथ। धन्यवाद।